नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका इस मेरे विधि ज्ञान चैनल पर। तो दोस्तों, आज हमारे चर्चा का विषय रहेगा जो एलएलबी फाइनल ईयर का जो थर्ड पेपर है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 एवं परिसीमा अधिनियम 1963 थर्ड पेपर है। इसका एक क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कृपया करके ये वीडियो पूरा देखिए बिना स्किप किए। और पहले भी मैंने एलएलबी फर्स्ट ईयर के जो फर्स्ट बुक और सेकंड बुक उनके मैंने एक एक क्वेश्चन डाले हुए हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को भी देख लीजिए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल क्या होता है, तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि फेयर ट्रायल क्या होता है और इस क्वेश्चन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, रिजु विचारण से आप क्या समझते हैं। रिजु विचारण से आप क्या समझते हैं, यह होता है फेयर ट्रायल। यानी कि ये पूछा गया कि फेयर ट्रायल क्या होता है। इसमें रिजु विचारण आपराधिक विधि शास्त्र की आत्मा है। तो जो ये फेयर ट्रायल है, ये आपराधिक विधि शास्त्र की आत्मा क्यों कही जाती है, इसको समझाना अपने को। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। देखिए, न्याय प्रशासन में रिजु विचारण फेयर ट्रायल का महत्वपूर्ण स्थान है। जो न्याय प्रशासन है, अपना न्याय प्रणाली है, उसके अंदर ये जो फेयर ट्रायल है, निष्पक्ष विचारण जिसको बोलते हैं, इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। विचारण से अभिप्राय यहाँ उचित अथवा रिजु न्यायोचित विचारण से है। सही एवं वास्तविक न्याय के लिए विचारण का रिजु होना आवश्यक है, और जो सही और वास्तविक जो न्याय होगा उसके लिए निष्पक्ष विचारण का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो इसमें सबसे पहले एक ये छोटा सा परिचय लिखेंगे 3-4 लाइन का। उसके बाद इसमें एक वाद लिखना है, वो इस प्रकार है, जैसे रतिराम बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ये एक वाद है। इस वाद को लिखना है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि रिजु विचारण आपराधिक विधि शास्त्र की आत्मा है। तो ये जो वाद था, इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया गया था कि जो निष्पक्ष विचारण है वह आपराधिक विधि शास्त्र की आत्मा है। चलिए एक वाद और देख लेते हैं। कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली बनाम रजिस्ट्रार दिल्ली उच्च न्यायालय। इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया है कि मामलों का उचित एवं त्वरित विचारण न्याय प्रशासन की एक अहम आवश्यकता है। तो जो न्यायालय के अंदर मामले जाते हैं, जो विचारण होते हैं, उनका उचित एवं त्वरित यानी उनका एक अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी उनका विचारण होना चाहिए। ये हमारे न्याय प्रशासन की एक अहम आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। रिजु विचारण के आवश्यक तत्व है, तो हम देख लेते हैं रिजु विचारण के आवश्यक तत्व। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये एक बड़े क्वेश्चन में से है जो लगभग 20 नंबर का आता है अपने एग्ज़ाम में। तो इसको इस प्रकार से लिखना है कि एग्जामिनर देखते ही समझ जाए कि मतलब स्टूडेंट ने अच्छी मेहनत की है और इसको नंबर देने चाहिए। तो क्वेश्चन लिखने के बाद आंसर को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले उसका एक 3 या 4 लाइन में परिचय लिखेंगे अच्छे से। उसके बाद अगर कोई वाद इसके अंतर्गत आता है तो कोशिश कीजिए कि 2 या 3 वाद केस लो जो बोलते हैं, जो केस लो है वो 2 या 3 कम से कम इसके अंदर डालिए जहां आवश्यकता पड़ती है। और एक बात और है, जैसे कईयों का ये सवाल होता है
कि मुझे तो केस लॉ याद नहीं रहते, तो केस लॉ का जो कौन सी पार्टी के साथ कौन सी पार्टी का केस है, वो पार्टी का नाम अगर आपसे याद नहीं होता तो कोई ज़रूरी नहीं है। उसके अंदर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि माननीय उच्च न्यायालय या फिर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस केस में ये हुआ था। तो इस प्रकार मतलब जो स्टोरी उसकी याद कर लेना कि इस मामले में ये हुआ था, तो मामले जो उसका पार्टी का नाम याद नहीं है तो वो भी चलेगा, लेकिन क्या है आप उस प्रकार उसको लिख दीजिए ताकि चेक करने वाला भी उसको अच्छे नंबर दे सके। उसके बाद उसमें पॉइंट डालिए, जैसे रिजु विचारण, निष्पक्ष विचारण की हम बात करें तो इसके अंदर आवश्यक तत्व लिखिए, फिर उस वो आवश्यक तत्वों की नीचे 2-2 3-3 लाइन में उनका व्याख्या कीजिए। उदाहरण बनते हैं तो उदाहरण भी लिखने की कोशिश कीजिए। तो इस प्रकार अपने को लिखना है ताकि अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। चलिए देखते हैं रिजु विचारण के आवश्यक तत्व। तो रिजु विचारण के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं, जैसे पहला है त्वरित उच्चारण। त्वरित उच्चारण यानी स्पीडली, फास्ट उच्चारण, विचारण सॉरी। तो विचारण त्वरित होना चाहिए। विचारण में अत्यधिक एवं अनावश्यक विलंब से न्याय अर्थहीन हो जाता है। तो कोई भी विचारण, कोई भी मामला चल रहा है, उस मामले का निस्तारण जल्दी से जल्दी होना चाहिए। अगर उस मामले का निस्तारण होने में अत्यधिक समय लगता है, विलंब होता है, तो वो विलंब न्याय अर्थहीन हो जाता है। उस न्याय का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि वो देरी से मिला हुआ न्याय कोई न्याय नहीं होता। इसके अंदर एक बात देख लेते हैं, स्टेट ऑफ केरल बनाम रनीफ। इस मामले में त्वरित विचारण को व्यक्ति का मूल अधिकार बताया गया है। त्वरित विचारण को व्यक्ति का मूल अधिकार क्यों बताया गया है? क्योंकि किसी भी मामले में सुनवाई जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, ये व्यक्ति का मूल अधिकार है। एक बात और देख लेते हैं, वकील प्रसाद सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार। चलिए इस वाद में क्या हुआ था? इस मामले में त्वरित विचारण का संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत व्यक्ति का मूल अधिकार माना गया है। तो संविधान 21 के अंतर्गत यानी स्वतंत्रता की बात की गई है संविधान 21 के अंतर्गत, तो इसमें व्यक्ति का मूल अधिकार माना गया है। 2 नंबर देखते हैं, दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। अब जैसे देखिए, कोई भी मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो उसके अंदर 2 पक्ष होते हैं, एक वादी और एक प्रतिवादी। तो ज़रूरी नहीं है कि न्यायालय सिर्फ वादी की बातें सुनेगा, जिसने केस दायर किया उसी की बातें सुनेगा, नहीं। जिसके ऊपर केस हुआ है उसकी भी सुनवाई का अधिकार है, उसकी भी सुनवाई न्यायालय द्वारा की जाएगी। चाहे मान लो किसी अपराध में किसी अभियुक्त को रेड हैंड पकड़ा गया है, रंगे हाथों पकड़ा गया कि इसी ने, मान लो कोई मर्डर का केस है, किसी व्यक्ति ने देख लिया कि कै व्यक्ति ने ये मर्डर किया है, लेकिन न्यायालय में वो केस दायर होने के बाद उस कै व्यक्ति को भी सुनवाई का अवसर दिया जाएगा ताकि वो अपनी बचाव पक्ष में अपना हक रख सके। तो इस प्रकार दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। इसमें देखिए, निष्पक्ष विचारण का दूसरा आवश्यक तत्व है दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करना है। तो दूसरा आवश्यक तत्व हो गया दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करना चाहिए। यह नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है जो संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत संरक्षित है। रिजु विचारण के लिए यह आवश्यक है कि दोनों पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाए। इसे दूसरे पक्ष को भी सुनो का सिद्धांत कहा जाता है। तो इसको दूसरे पक्ष को भी सुनो का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें एक बात देख लेते हैं, हाजी अब्दुल शकूर एंड कंपनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया।
इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया कि किसी पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए बिना पारित किया गया आदेश अपास्त किए जाने योग्य होता है। तो इसमें क्या कहा गया कि कोई भी पक्षकार है, अगर किसी एक दोनों पक्षकारों की सुनने की न्यायालय को मतलब दोनों पक्षकारों की बातें सुननी चाहिए। अगर किसी एक पक्षकार की बातें बिना सुने अगर न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाता है तो उस आदेश को अपास्त किया जा सकता है, क्योंकि इसमें दोनों पक्षों की सुनवाई जरूरी है। तीसरा देख लेते हैं, विचारण का निष्पक्ष अर्थात पक्षपात होना। तो विचारण, कोई भी मामले का अगर विचारण है तो उसमें वो विचारण निष्पक्ष और पक्षपात रहित होना चाहिए, यानी उसके अंदर कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। निष्पक्ष विचारण के लिए यह आवश्यक है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पक्षपात रहित हो। न्याय की पारदर्शिता के लिए आवश्यक है, न्यायाधीश से यह अपेक्षा की जाती है कि, यानी जो विचारण की सुनवाई कर रहे हैं न्यायाधीश, उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि किसी एक व्यक्ति के प्रति झुकाव न रखें। यानी जो वादी और प्रतिवादी दो केस के अंदर होते हैं, उनमें से न्यायाधीश से यह अपेक्षा की जाती है कि न्यायाधीश किसी एक व्यक्ति की तरफ अपना झुकाव नहीं रखे, यानी दोनों को समुचित अवसर सुनवाई का देना चाहिए। उसके बाद ही उस विचारण पर पहुंचना चाहिए न्यायाधीश द्वारा। ऐसे मामले की सुनवाई नहीं करे जिससे वह स्वयं एक पक्षकार हो या जिसमें उसका हित निहित हो, और न्यायाधीश द्वारा ऐसे किसी मामले की सुनवाई नहीं की जाएगी जिसमें वह खुद किसी मामले में पक्षकार हो और उसका कोई भी उस मामले से संबंधित हित निहित हो, तो ऐसे मामले में वह सुनवाई नहीं कर सकता। इसे निष्पक्षता अर्थात ऋजुता का सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंदर एक केस देख लेते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बनाम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार। इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं बन सकता। यानी इस केस के अंदर यह निर्धारित किया गया था कि कोई भी व्यक्ति है वो स्वयं अपने मामले में न्यायाधीश नहीं बन सकता, वह अपना पक्ष अपने मामले में नहीं रख सकता। आगे देख लेते हैं, संविधान के अनुच्छेद 20 के उपबंध। संविधान के अनुच्छेद 20 के उपबंध में विचारण एवं दोष सिद्धि के संबंध में निम्नांकित उपबंध किए गए हैं। पहला है, किसी भी व्यक्ति को ऐसे किसी कार्य के लिए अभियोजित या दोषसिद्ध नहीं किया जा सकेगा जो उसे किए जाने के समय किसी विधि के अधीन दंडनीय अपराध नहीं था। यानी उस टाइम कोई भी विधि के अधीन वह अपराध नहीं माना गया हो, उस टाइम वह कोई भी ऐसा कार्य जिसे अभियोजित या दोष सिद्धि नहीं किया जा सकेगा। दूसरा देख लेते हैं, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकेगा। यानी किसी व्यक्ति ने एक बार कोई अपराध किया, उसको उस अपराध के लिए दंडित कर दिया गया है, तो उसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा उसको दोबारा से दंडित नहीं किया जा सकेगा। इसे दोहरे खतरे से संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। दोहरे खतरे से संरक्षण का सिद्धांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने के बाद एक बार उसको दंडित किया गया है तो दोबारा वह दंडित उसी अपराध के लिए नहीं हो, उसका संरक्षण इस द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको दोहरे संरक्षण का सिद्धांत भी कहा जाता है। तीसरा, किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा, और कोई भी व्यक्ति अगर विचारण में है तो उसको अपने स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उसको ये नहीं कहा जा सकता कि आपको अपने विरुद्ध साक्ष्य देने हैं, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें एक केस देख लेते हैं, श्रीमती नंदिनी सतपथी बनाम पीएल दानी। इस मामले में इसकी पुष्टि की गई है कि
किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। तो यानी इस मामले में भी यही बात कही गई है कि कोई भी व्यक्ति जिसको अपने ही मामले के अंदर अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। लास्ट में देखते हैं, इस प्रकार निष्पक्ष विचारण के यह महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। यह सिद्धांत सिविल, आपराधिक एवं प्रशासनिक सभी प्रकार की कार्यवाहियों पर लागू होते हैं। तो ये सिद्धांत हैं, ये सिविल, आपराधिक या प्रशासनिक सभी प्रकार की कार्रवाइयों पर लागू होते हैं। तो साथियों, ये था आज का क्वेश्चन अपना। ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो नहीं है। इस वीडियो को एक बार आप पूरा देख लीजिए और नहीं समझ में आता है तो एक दो बार इसको दोबारा से सुनने का प्रयास कीजिए। आसान क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आने वाला है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको मैं एक बार देख लेता हूँ। तो आप भी कोशिश करो इसको एक दो बार सुन लो ताकि आपको भी याद हो जाए और परीक्षा में आप अच्छे से इसको लिख के आ सको। साथियों देखिए, अब आगे रोज़ाना एक एक क्वेश्चन ऐसे ही मैं डालता रहूँगा जो इम्पोर्टेंट हैं अपने परीक्षा की दृष्टि से। तो वो क्वेश्चन मैं डालता रहूँगा, कोशिश करूँगा आपको भी उसका बेनिफिट मिल सके और मुझे तो खैर मिलना ही है। तो बस आपसे एक अपील है, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको समय पे मिल सकें और आप भी इन वीडियो का भरपूर फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।